चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, तो इसी को क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। SN1 रिएक्शन हमने पढ़ ली, इंटरमीडिएट कौन बन रहा था, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के। देखा था बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा हो रहा था, याद है। चलो अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेम SN1 की तरह कुछ चेंजेस है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अगेन 2 हो जाएगा। देखो क्योंकि SN2 है ना, तो ऑर्डर क्यों 2 हो गया, इसका मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो SN1 में सबस्ट्रेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, लेकिन यहां पे सबस्ट्रेट के साथ साथ रिएजेंट जो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस रिएजेंट पे भी अब चीजें डिपेंड कर रही हैं, पता पड़ा, शाबाश। अच्छा अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं बच्चों, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होगी बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो SN2 है, देखो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बच्चों, 2 होगी। बोलो क्लियर है। डी पोलर, पोलर एप्रोटिक मीडियम, मीडियम इज यूज्ड। अच्छा एक पहचान है, अगर नॉर्मल आपको एक रिएक्शन दे दी ना और आपको बोला बताओ ये SN1 या SN2, तो कैसे पहचानोगे, तो एग्जामिनर एरो पे मीडियम लिख के देता है। अब ऐसे नहीं लिखेगा पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, एग्जाम्पल लिख के दे देगा, जैसे वाटर लिख के दे दिया, एसिडिक एसिड लिख के दे दिया, तो SN1 पता चल रहा है। हाँ आलसी नहीं बनना है, हम घर पे भी कर लेंगे। ई कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। एंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, कौन सी स्टेट फॉर्म होगी, ट्रांजिशन स्टेट। पोलर एप्रोटिक के तो एग्जांपल मैंने लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं F, एग्जांपल्स ऑफ पोलर एप्रोटिक मीडियम, यहां लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पोलर एप्रोटिक मीडियम का एग्जांपल में सबसे कॉमन तो आएगा बेटा एसीटोन। एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ध्यान से देखो, ये पोलर है लेकिन एप्रोटिक है, यानी प्रोटॉन नहीं दे रहा, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव नहीं दे रहा। दैट मींस देखो यहां से यहां बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, क्या पोल बन गए, दैट इज पोलर है। लेकिन क्या H पॉजिटिव देगा, नहीं देगा। ये CH3 वाला हाइड्रोजन नहीं देगा, नहीं, क्यों, कौन सा हाइड्रोजन निकलता है, जो फोन से जुड़ा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा है। बोलो समझ रहे हो। हाँ और क्या हो सकता है, DMSO इज डायमिथाइल सल्फोक्साइड है ना। कई जगह HUL PHO XID भी होता है, और पहले हम लोग सल्फर की स्पेलिंग लिखते थे SUL PHUR है ना, लेकिन अब स्पेलिंग चेंज हो गई है, SUL FUR सल्फर, तो दोनों लिख सकते हो, दोनों सही है, पहले और अब में अब चीज बदल रही है ना, ठीक है। चलो DMSO इज C डबल S डबल बॉन्ड O, देखो सल्फोक्साइड बना, और डाइमिथाइल का मतलब CH3 और CH3, तो क्या बना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ऐसे ही बन जाता है DMF है ना, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, ये ऐसे होते हैं। नॉर्मली एग्जाम में आपको DMS या DMF या एसीटोन ही देगा, कि मेन ये 3 ही दिए जाते हैं। अगर मैं लिखूं CCl4 तो DMF का फॉर्मामाइड अमाइड बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, फॉर्मामाइड बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, DMF होगा डाइमिथाइल
फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, SC डबल बॉन्ड O और N और 2 मिथाइल जुड़ गए। देखो क्या ये वाला पार्ट अमाइड है, क्या ये वाला पार्ट अमाइड है, तो इसका क्या नाम हो गया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो अच्छा अगर एक एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एसीटोनाइट्राइल। तो ये सारे के सारे कैसे मीडियम है, पोलर एप्रोटिक मीडियम। अगर मैं CCl4 ले लूं तो CCl4 नॉन पोलर होता है, यानी CCl4 कैसा मीडियम है, नॉन पोलर। बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर मीडियम है ना, तो कैसे मीडियम है, नॉन पोलर। याद रखना डायपोल मूवमेंट पढ़ी है ना। चलो अब देखें कैसे होता है, पहले एक नॉर्मल सा देख ले, है ना, फिर उसके बाद अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा उसको देखेंगे, हर बार की तरह जैसे पिछली बार देखा था। अच्छा जैसे ही मैं इसको भी, इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम और पोलर एप्रोटिक मीडियम यूज हो रहा है, ये सारी चीजें बता दूं, तो तब मुझे ये याद दिलाना कि सर आपको ये भी बताना है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, वो कौन कौन से कंपाउंड है सर, वो बता दो, ठीक है, ताकि मैं वही बता दूं। कि क्वेश्चन ये भी आता है कि विच कंपाउंड नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। मैंने ले लिया CH3 CH2Cl और मैंने ले दिया एसीटोन, एसीटोन, और यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल तो है ही, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एसीटोन क्या मीडियम है, अगर एसीटोन लिखा हुआ है तो वहीं पता पड़ जाएगा कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। क्लियर है, बोला बताओ भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैकेनिज्म वाइज चलते हैं, देखो मैकेनिज्म वाइज चलते हैं, सिंगल स्टेप नहीं होगा तो ऐसे बना दूं, कार्बन एक हाँ कार्बन Cl दिख रहा है, एक CH3 और 2 कौन है, 2 H दिख रहा है। चलो अब देखो ध्यान से, जैसे ही इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, अब वो अटैक करेगा। अब यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, दैट मींस देखो फिर से यहां पर 2 ऑर्बिटल हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल्स है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी अपन लोग जब भी पढ़ते हैं ना तो लेवल अप करके पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन बताऊं क्या आएगा, अगर एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन पूछने लग गया ना तो वो आपको बोलेगा न्यूक्लियोफाइल जिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पहले तो बोलेगा न्यूक्लियोफाइल कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक कर रहे हैं, तो आप बोलोगे एंटी बॉन्डिंग, ये तो बता दोगे। आपसे बोलेगा न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कौन से एंटी बॉन्डिंग में कर रहा है, तो क्या बोलोगे, सिग्मा स्टार में कर रहा है, सिग्मा किस में कर रहा है, ये पूछेगा। तो यार कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो 6 थे, तो 2 2 4 और 2 6, यानी खाली कौन है, सिग्मा स्टार 2s। ये पूरा कार्बन स्प्लिट हुआ है। अब तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा है, वो है सिग्मा स्टार 2s, दैट मींस इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अच्छा कैसे अटैक कर रहा है, सामने से, हाँ पीछे से हमला करेगा, है ना। कैसा अटैक, बैक साइड अटैक, बोलो दिख रहा है, हाँ बैक साइड अटैक। और जैसे ही ये बैक साइड अटैक करेगा ना तो अब होगा क्या, वो देखो, ये था आपका कार्बन, ठीक है, एक जुड़ा हुआ है आपका CH3, एक जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है आपका, अब ब्लैक से बना देते हैं इसको, एक जुड़ा हुआ था आपका क्लोरीन, है ना, और एक आपका जुड़ा है न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्लोरीन वाले न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकडाउन, दिख रहा है। तो B और नीचे F का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, B और स्मॉल b का मतलब बॉन्ड ब्रेकडाउन।
दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये कैसी स्टेट है, ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन स्टेट है। दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन, हाँ एंड बॉन्ड ब्रेकडाउन, हाँ बॉन्ड ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। क्या ये मैंने पहले भी बताया है, हाँ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी जब भी बताया था, हाँ पहले पेज पे, है ना, स्टार्टिंग में बताया था, है ना। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है। अच्छा आज तक क्या पढ़ा, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। क्या यहाँ कार्बन टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट का मतलब 4 बॉन्ड बनाना। क्या यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ तो कितना बॉन्ड बना रहा है, 5। दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट ही एक अकेली ऐसी स्टेट है जहां पे कार्बन पेंटावैलेंट होता है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, पेंटावैलेंट। तो कार्बन कैसा है बेटा, पेंटावैलेंट है। पहली बात तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन पेंटावैलेंट कौन सी उसमें होता है, SN1 या SN2, तो किसमें होगा, SN2। दूसरा, ट्रांजिशन स्टेट में ये जो कार्बन है, और कोई कलर का मार्कर नहीं है ना, कोई कार्बन है, ये कार्बन, अगर मैं बोलूं कि आप मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसकी क्या होगी, तो बताओ इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d। sp3d कितने, 1 2 3 4 और 5, तो क्या हुई sp3d। लेकिन sp3d नहीं होती है, sp2 होती है। क्या होती है, sp2। पूछो क्यों होती है sp2, हाँ क्योंकि नहीं, sp2 इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और जो बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहे हैं वो कभी भी कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, पार्शियल बॉन्ड है। और कभी भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्शियल बॉन्ड को काउंट नहीं करते। पता चला, ठीक है, क्लियर है। तभी तो बेंजीन के हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, क्योंकि वो पार्शियल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड उसको तो हम काउंट ही नहीं करते वैसे भी, ठीक है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2। कैसा है, पेंटावैलेंट है, फिर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ट्रांजिशन स्टेट बनी, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किसमें, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल में, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है ना। देखो मैंने बोला था ये p ऑर्बिटल है, अब तुम कंफ्यूज हो गए, सर आप तो बोल रहे थे ये p ऑर्बिटल है, अब आपने बोल दिया सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है। तो अब अंतर समझो, ये जो p थे ना ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, कार्बन जब एटम था तो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल थे, लेकिन जब कार्बन मॉलिक्यूल बना रहा है तो वो ऑर्बिटल कैसे हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। और अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा स्टार 2s। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी याद रखना है कि उसने एटॉमिक ऑर्बिटल बोला है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला है, ठीक है। वैसे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बोलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो यार, है ना, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट, पक्का नहीं है। अब आगे प्रोडक्ट बना दे। अब प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोरीन निकल गया, और क्लोरीन के निकलने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ब्लैक से ही जोड़ देते। देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया किसके साथ, कार्बन के साथ, और यहां पर ये आ गया CH3, ये H और ये भी H बन गया ऐसे। जबकि यहां पे क्या था, क्लोरीन यहां था, तो ये सारे इस साइड थे, यानी अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं H और H, और CH3 को थोड़ा ऐसे बना दो CH3। देखो चेंज हो गया ना, है ना, यानी ऐसे स्ट्रक्चर से ऐसा स्ट्रक्चर बना है। दैट मीन्स कहां बनाऊं, कहां बनाऊं, यहां मिटा के बना दूं, चलो यहां मिटा के बनाता हूं जरा। हाँ कहां गया कपड़ा भैया, हाँ ये रहा। देखो आपका स्ट्रक्चर पहले कैसा था और अब देखते हैं कैसा है। देखो पहले आपका स्ट्रक्चर था कार्बन CH3 H और Cl। अब आपका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल कार्बन H CH3 और H, ऐसा हो गया। यानी मैंने इनको आगे पीछे तो कर दिया है। जब स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्डन
इन्वर्जन, वोल्डन इन्वर्जन, क्या बोलते हैं इसको? दैट मीन्स वोल्डन इन्वर्जन किसमें होती है? SN2 रिएक्शन में होती है। वोल्डन इन्वर्जन का मतलब है इन्वर्जन इन ज्योमेट्री, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इन्वर्जन इन ज्योमेट्री। इन्वर्जन इन ज्योमेट्री और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे दिखाऊं? चलो देखो, पहले मुझे देख के बताओ, क्या आपका सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है? तो सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हो या ना हो, वोल्डन इन्वर्जन होगी ही होगी। देखो चालू है, हाँ, तो सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हो या ना हो, वोल्डन इन्वर्जन होगी ही होगी, हमेशा होगी। लेकिन अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखो दिखाता हूं, इसको मिटा दूं। चलो देखो बच्चों ध्यान से, एक एग्जांपल, अगेन एक एग्जांपल ले रहे। मेरा एग्जांपल है ना, यहां पे ऐसे लिखते हैं, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा? तो ले लो एग्जांपल लो। देखो मैंने बोला Cl, यहां पर H, यहां पर CS3 और यहां पे D। व्हाट इज D? D क्या है? ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम क्या होता है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब जैसे ही मैं यहां पे अटैक कराऊंगा न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस तरफ करेगा? बैक साइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। बैक साइड अगर थोड़ा सा इनकी जगह छोड़ दूं तो एंटी बॉन्डिंग यानी हल्का सा अगर ऐसे बना दे, यहाँ पर D, यहाँ पर CS3, तो देखो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? हमेशा बैक साइड अटैक करेगा। जैसे इसने बैक साइड अटैक किया तो स्ट्रक्चर क्या बना? NuC और H और CS3 और D, यही बन रहा है। अब क्या मैंने क्या ट्रांजिशन स्टेट बनाई? नहीं बनाई, क्या फर्क पड़ रहा है? मत बनाओ। अब देखो होगा क्या, चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन की, सेकंड प्रायोरिटी CS3, थर्ड प्रायोरिटी D। रोटेशन कैसी हो रही है? 1 2 3 कैसी हो रही है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब कौन सी फॉर्म? L फॉर्म, दिख रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल की, सेकंड प्रायोरिटी CS3 और थर्ड प्रायोरिटी D। सबसे कम प्रायोरिटी वाले को हम नंबरिंग नहीं देते। बोलो रोटेशन कैसी हो रही है? यानी कौन सी फॉर्म? D फॉर्म। और अगर L फॉर्म से D फॉर्म बनती है तो उसी को क्या बोलते थे? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर L फॉर्म से D बनेगी तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन सिर्फ कब होगा? जब सबस्ट्रेट क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव हो। अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वोल्डन इन्वर्जन होती है, यानी इन्वर्जन इन ज्योमेट्री हो रही है। अब बताओ, यहाँ पे L से D बन रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, एंड क्या वोल्डन इन्वर्जन भी हो रही है? हाँ, वोल्डन इन्वर्जन भी हो रही है, वोल्डन इन्वर्जन भी हो रही है। क्यों? देखो कॉन्फ़िगरेशन भी तो चेंज हो रही है। देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई लेकिन ज्योमेट्री भी बदल गई ना, दिख रहा है? अरे बोलो हाँ। तो इसका मतलब अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन और वोल्डन इन्वर्जन दोनों होगी। लेकिन अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो सिर्फ वोल्डन इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। बोलो पता चला? चलो एक क्वेश्चन दूं, जरा देखो एक क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे बताना कि क्या होगा, है ना? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देता हूं, यहां से एक चीज सिखाऊंगा इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना? चलो देखो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन हाइड्रोजन 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 Cl, क्योंकि हेलोजन है ना, X या Cl ले सकते हो। मैं अटैक करा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल का, है ना। दूसरा क्वेश्चन है ना, ये हम लोग SN2 रिएक्शन करा रहे हैं,
ये मैं बताऊंगा, है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और Cl, यहां पे भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN2 कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन CH3, कार्बन CH3 हाइड्रोजन और Cl, और कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, SN2। और एक और ले लेते हैं, CH3 कार्बन Cl, CH3 और CH3, और अटैक करा रहे हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल का, और रिएक्शन कैसी है, SN2। अब ध्यान से देखो, क्या न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर लेगा, करेगा, और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NuC और H और H, करेगा। क्या यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा और क्या बनाएगा, NuCH CH3 और H। क्या यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, करेगा, और क्या बनाएगा, NuC CH3 और H। जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल को धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं अटैक करने में दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, पहले छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए थे, अब बड़े बड़े ग्रुप लगने लग गए, जितना बल्कि ग्रुप आया वो उतना आसानी से उसको जुड़ने देगा, क्या बोलेगा, चल हट, कौन ही मार देगा, बोले साइड हट, जगह ही नहीं देगा, है ना, कौन ही मार देगा, जगह ही नहीं देगा। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे बल्कि यानी बड़े ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। और यहां तो 3 बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाएगा। ये कितना डिग्री हैलाइड है, ये मिथाइल हैलाइड है। ये कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, याद है। कैसे पहचानोगे, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे जितने कार्बन जुड़े हैं वो उतना डिग्री। तो इससे हेलोजन जुड़ा है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 1, इससे हेलोजन जुड़ा है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2। दैट मीन्स ये क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बोलो दिख रहा है। और इससे 3 जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बोलो दिख रहा है। इसका मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का SN2 रिएक्शन दे ही नहीं रहा। इसका मतलब जितना ज्यादा बल्की ग्रुप है उतना ही रिएक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट मीन्स जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या था, अड़ोस पड़ोस वालों का डर। आरती अकेले जा रही है, शिवी पीछे से मार के भाग जाएगी, लेकिन आरती 3-4 पहलवान जैसे मुझे ले जाए अपने साथ, 2-3 लोगों को और ले जाए, खुशबू को ले जाए, है ना, तो फिर किसी की हिम्मत है कोई मार के भाग जाए, है ना। हाँ, फिर तो सेफ्टी रहेगी, है ना, ऐसा नहीं है भाई, है ना, तो फिर तो सेफ्टी ज्यादा रहेगी ना। हाँ, तो सेम क्या हुआ, पहले ये अकेला था, ये छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहा था साथ, ये क्या बचाएंगे, फिर एक बड़ा आदमी आ गया, फिर अब 2 हिंडर्ड लोग आ गए, और अब तो 3 आ गए, पता चला, तो अब तो हमला हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं आपसे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, है ना, क्या हुआ, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, जबकि SN1 में किसके होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। दैट मींस SN1 के लिए तो क्या देखते थे, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, लेकिन SN2 के लिए क्या देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब सर कैसे पहचाने कि किसमें SN1 हो रहा है, किसमें SN2 हो रही है। पहली बात तो मीडियम दिया होगा, पोलर प्रोटिक मीडियम है तो SN1, पोलर एप्रोटिक है तो SN2। दूसरा एग्जामिनर खुद पूछ लेगा, बताओ SN1 के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है या SN2 के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर एग्जामिनर ने कई बार बताया, एग्जामिनर SN1 लिख के देता, वो बोला क्या बोलेगा, बोलेगा अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा,
तो देख लो किसमें कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। SN1 के अकॉर्डिंग देखोगे, दैट मीन्स क्लियर है। अभी और भी आएंगे, चिंता मत करो, अभी काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन लोग, है ना। अभी तो अपने स्टार्ट किया जस्ट। चलो अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं या मैं बोलूं अरेंज द फॉलोइंग, देखो मेरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of reactivity towards SN2 reaction, अब अगर मैं आपको दे दूं CH3X, अब CH3X मिथाइल हैलाइड है, अब मिथाइल हैलाइड हमेशा SN2 ही देता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। मिथाइल हैलाइड क्या देगा हमेशा? SN2। तो ये क्या है? मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। उसके बाद मैंने क्या दिया? CH3CH2X, बोलो क्या है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बोलो पहचान पा रहे हो? देखो अभी बनाए। अगर मैंने दे दिया CH3CHX और CH3, बोलो क्या है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बोलो दिख रहा है बच्चों? अरे बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ाए, इसको मिटा दूं जरा, इसको मिटाते हैं, है ना। देखो अगर मैंने दिया इसके बाद CH3CX, CH3 और CH3, तो ये क्या होगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो क्या बना? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है? हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? हाँ, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन कम हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा SN2 कौन देगा? बोलो क्या यही ऑर्डर होगा? बोलो पहचान पाओगे? पक्का पहचान लोगे? कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलो शाबाश, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अच्छा मुझे बताओ, हम पोलर एप्रोटिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो पोलर एप्रोटिक मीडियम क्या कर रहा है? कार्बोकेटाइन को तो पकड़ नहीं पा रहा, कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा। अरे हाँ भाई, पकड़ लिया तुमने, कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा। तो अब क्या करेगा पोलर एप्रोटिक मीडियम? तो पोलर एप्रोटिक मीडियम क्या करेगा? जब ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, तो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है जिसको हटाना है, वो उसको पकड़ के बाहर खींचता है, वो उसको दूर करता है, ठीक है। और अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करूं, तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा? इसको मिटा दूं क्या? चलो, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए तो बताओ, सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो कितनी पीक बनेंगी? 1 बनेगी। दैट मीन्स अगर अपन बात करें एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में, अगर अपन लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में, तो क्या होगा? देखो 1 मिनट, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन। तो यहां पे तो हम एनर्जी लिख देंगे, यानी यहां पे हमने लिखा एंथैल्पी, एंथैल्पी या एनर्जी, या एंथैल्पी या एनर्जी, और यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे चल रही है। अब ये रहा आपका सबस्ट्रेट, ये रहा आपका सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट, दैट मीन्स ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और अब ये कैसे आएगा? ऐसे, और ये क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी जो है वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और वो कैसा आएगा? अब नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है ना, देखो ज्यादा है ना, 0 से ऊपर आ रहा है, और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कम है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं 0 1 2
3 4 5 6, तो 5 माइनस 2, देखो प्रोडक्ट इज 2, 2 माइनस 5 इज -3, तो माइनस आएगा, यानी प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी पीक बनी, सिंगल पीक बनी, दिख रहा है ना, और ये जो पीक है यही क्या है, ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन स्टेट है। बोलो समझ आया, बोलो यहां तक बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, पक्का नहीं है, यहां तक क्लियर है, चलो बहुत अच्छे, यहां तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे अपन लोग कंपटीशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हाँ, जो बताना है वो बताना है मुझे, देखो मेरा यहां पे मुझे एक चीज आपको बतानी थी, कुछ कंपाउंड्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, वो कुछ भी नहीं देते, है ना, तो ऐसे लिखे, कंपाउंड्स 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 विच नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन नहीं दे रहे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपका ब्रिज हेडेड कार्बन है, अगर ब्रिज हेडेड कार्बन है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो ब्रिज हेडेड कार्बन मॉलिक्यूल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ब्रिज हेडेड क्या है, देखो और यहां पे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ब्रिज हेड है, ये क्या है, ब्रिज हेड है। अगर ऐसा कंपाउंड दिया है तो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। बोलो क्लियर है, पक्का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल दूं, अगर मैंने ऐसे बनाया, अब बोलो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, क्योंकि ब्रिज हेड नहीं है, ये ब्रिज हेड नहीं है। ब्रिज हेड कौन सा हेड होगा, जहां पे सारे मॉलिक्यूल एक जगह जुड़ रहे होंगे, यहां पे जुड़ रहे थे, यहां जुड़ रहे थे, लेकिन क्लोरीन तो यहां पर है, पता चला। दूसरी चीज, इफ इसी के अंदर लिख रहा हूं मैं, इसी के अंदर नोट डाल के लिख रहा हूं, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर 8 और more than 8, then bridge head carbon gives nucleophilic substitution reaction। अगर नंबर ऑफ कार्बन 8 या 8 से ज्यादा है ना, तो दे देगा भाई, तो दे देगा, है ना। यानी अगर मैं ऐसे बना दूं, और अब लगा दूं, तो अब दे देगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो पता चला, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगर आपके पास अनसैचुरेटेड, अगर ये बता दो, हाँ, अगर आपके पास अनसैचुरेशन है एट अल्फा कार्बन, है ना, सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास अनसैचुरेशन है एट अल्फा कार्बन, सेकेंड, इफ unsaturation at alpha carbon, then nucleophilic substitution reaction not takes place, है ना। कैसे, देखो अल्फा एग्जांपल दूं,
CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन और उसका पड़ोसी बीटा। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? क्या देखो, अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बन है अल्फा, देखो कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा कार्बन होता है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? अल्फा कार्बन मानते हैं। देखो चालू है। चलो अब क्यों नहीं दे रहा? नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो पता पड़ गया नहीं दे रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक, याद है? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड नहीं दे रहा। अच्छा अगर मैं ऐसे बनाता CH2, देखो ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X, ये क्या होता? ये एलाइलिक, ये एलाइलिक हैलाइड है ना? कैसा हैलाइड है? एलाइलिक। ये बहुत फास्ट देता है ना, ये देता गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी फास्ट, बहुत तेज देता। तो ऐसा क्या हो रहा है यार कि विनाइलिक हैलाइड नहीं दे रहा लेकिन एलाइलिक हैलाइड दे रहा है। और अगर मैं बनाऊं, देखो मैंने बना दिया बेंजाइलिक हैलाइड, तो ये भी नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अगर मैंने हेलोबेंजीन बनाया तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा। ऐसा क्या हो रहा है? तो बताऊं क्या हो रहा है? देखो, क्या हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं? क्या लोन पेयर सिंगल डबल? क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो क्या ये आसानी से ब्रेक होगा? नॉट इजिली ब्रेक, और आसानी से ब्रेक नहीं होगा। दैट मीन्स क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर ये हट जाता तो यहां पॉजिटिव आता, और पॉजिटिव सिंगल, यहां पे भी रिजोनेंस हो रहा है लेकिन ये फेवर में हो रहा है ना। यहां रिजोनेंस होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन यहां रिजोनेंस होकर के क्या बन रहा है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता। दूसरा, अगर यहां से बॉन्ड तोड़ देते आप तो इसके ऊपर क्या आता? कैसे आ जाता? पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल। पता पड़ा? हाँ। अच्छा यहां पे भी देखो वही कहानी हो रही है, लोन पेयर सिंगल, यानी यहां पे भी क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यानी यहां पे भी रिजोनेंस हो रहा है। और क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से अब ये भी आसानी से नहीं टूटेगा। दैट मीन्स एराइल हैलाइड, देखो एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर दे दी ना गलती से तो बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे देनी पड़ेगी, जैसे 663 केल्विन टेम्परेचर, 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उस पे देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं। दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती ही नहीं है। तो अब तीन चीजें याद रखनी है, एक तो ब्रिज हेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, क्लियर है? लेकिन कंडीशन क्या है? ब्रिज हेड पे हैलोजन होना चाहिए, ब्रिज हेड की कहीं और है तो दे देगा। नेक्स्ट, 8 से ज्यादा कार्बन है तो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। पता चला है ना? क्लियर है? दूसरी कंडीशन, विनाइलिक हैलाइड नहीं देगा कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइलिक हैलाइड तो ना विनाइलिक हैलाइड देगा ना एराइल हैलाइड देगा। अच्छा एलाइलिक हैलाइड बोलो, ये तो दब के देगा एकदम, है ना? पता चला? बोलो कोई डाउट? पक्का क्लियर है? तो आज SN2 कंप्लीट, कल SNI और NGP दोनों बताऊंगा जहां से आपको हेल्प मिलेगी, है ना, रिएक्टिविटी पहचानने में। फिर एलिमिनेशन कराऊंगा और फिर इनको कंपेयर करके देखो, हमें सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों आपस में हर वक्त कंपीट करती है, हमेशा कंपीट करेंगी। तो उनके कंपटीशन के पॉइंट लिखोगे, फिर कराऊंगा क्वेश्चन, फिर आएगा मजा, है ना? तो आज के लिए इतना ही करें, ठीक है, आज इतना ही।